चलिए तो हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिस पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फॉर्मूला बेस टॉपिक क्या करना रहता है, तैयार करना रहता है। तो इस टॉपिक का नाम है जिसका नाम है आयतनात्मक विश्लेषण, जिसमें हम दो चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, आपके सामने दिया है नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आप लोग इसमें यही याद रखिएगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यहीं पर से मैं बता देता हूं। यहाँ पर से जो नॉर्मलता होती है, मोलरता होती है, एक नाम और याद रख लीजिए आप लोग, फॉर्मलता। एक नाम और याद रख लो यहाँ पर, फॉर्मलता। ये तीन जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जबकि मोल प्रभाज और मोललता जो होते हैं ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पहला पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 20 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है। चलिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है, एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर से मैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलूंगा। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, मोलरता मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन को नापने की एक यूनिट है। आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है, कितना लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है। और किसी भी विलयन में दो चीज होते हैं, एक विलेय होता है, विलायक होता है। तो 1 लीटर विलयन में जो विलेय होते हैं ना, उस विलेय के जो मोल होते हैं, उस मोल की जो भी संख्या होगी उसको कहेंगे मोलरता। क्या बोला, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोल को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, और लीटर को दिखाते हैं कैपिटल वी से। आप सभी जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, जिसको हम फॉर्मूले के फॉर्म पे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हो जाएगा वी लीटर, इसको इनटू कर दें, ये होगा वी लीटर। तो ये एक इस तरीके से फॉर्मूला हमारा तैयार होगा पहला। दूसरा जो बनाएंगे, यदि ये लीटर एमएल में है, यदि ये लीटर एमएल में है, तो भार बटे क्या हो जाएगा, ये अणु भार हो जाएगा। और हम लिखेंगे एमएल, ऊपर करा देंगे 1000 से इंटू। तो यहां पर से ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, मोलरता का। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। और ये मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। क्लियर है। तो ये दो चीजें हम यहाँ पर से देखते हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोगों के चैप्टर में एक और पॉइंट बता देना चाहता हूं कि जो मोलरता होती है, जो मोलरता होती है, इसी मोलरता को हम विलेयता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विलेयता की। तो मोलरता कभी पूछता है मोलरता क्या चीज है, तो मोलरता ही क्या है, विलेयता है। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, इसी फॉर्मूले को हम वहां पर रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए दिया है 4 ग्राम NaOH 100 ml विलियन में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो बताइए मोलरता क्या होगी इस विलियन की। क्वेश्चन समझ में आया। यदि 4 ग्राम NaOH 100 ml विलियन में उपस्थित है तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी। तो देखो, मोलरता का तो फॉर्मूला भार के रिस्पेक्ट में बताया था ना। तो भार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अच्छा, अब नीचे क्या होता है, अणु भार। अणु भार के लिए हम लोग निकालना जानते हैं, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। और कितने लीटर में है बोल रहा है, 100 ml में है बोल रहा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से इंटू हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये से ये कट गया, और इससे इससे कटा दो।
तो बच क्या गया, ये 4 बन जाएगा, तो सीधा सीधा 1m क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी की मोलरता निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे कि 23 ग्राम C2H5OH, 23 ग्राम C2H5OH जो है वो 100 ml विलियन में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता निकालिए, क्या होगा। मोलरता निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, भार बटे क्या होता है, अणु भार, और ml में दिया है तो VmL इंटू क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूले में रख दो, भार कितना दिया है, देखो 23 दे रखा है, अणु भार निकालेंगे तो कितना, अब इसको निकालना है, तो कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16, और यह हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1। तो देखो कितना हो गया, 6 4 10 5 15 1 16 हो गया, 2 3 4 46 ये हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 100 ml है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 है, इसको भी वैसे ही कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर से आंसर देखो क्या हो जाएगा, 23 1 2 जा कितना हो गया, 46 हो गया, तो 10 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मोलरिटी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मोलरिटी पर बेस्ड क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए, तो अब दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता कैसे निकालेंगे बताइए। देखो क्या बोलते हैं नॉर्मलता, 1 लीटर विलियन में, सेम टू सेम वही बोलना है कि 1 लीटर विलियन में, वहां पर विले के मोल बोल रहे थे ना, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, विले के तुल्यांक की संख्या बोल देंगे। क्या बोलेंगे, विले के तुल्यांक की संख्या। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के जो तुल्यांक की संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब यदि नॉर्मलता को इंडिकेट किया जाए तो कैपिटल एन से करते हैं। तुल्यांक जो होता है वो यदि देखा जाए तो तुल्यांक का भी एक फॉर्मूला होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर तो तुल्यांक को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या निकलता है फॉर्मूला, ये वी लीटर, ये पहला तैयार होता है। ठीक है। अब बताओ, इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्यांक। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, तुल्यांक, और तुल्यांक को यदि हम फॉर्मूले बनाए तो होता है भार बटे तुल्यांकी भार। तो ये पहला फॉर्मूला तैयार होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, और भार बटे तुल्यांकी भार को दिखाते हैं W डिवाइडेड बाय क्या होता है, ई ए। तो इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ये वेट होता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यस सर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इनटू क्या हो जाएगा, वी लीटर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, तो ये अपना पहला फॉर्मूला तैयार होगा। यदि सर मान लीजिए एमएल हो गया तो यस, यदि यहाँ पर एमएल हो गया तो ये ई ए, वी लीटर के जगह एमएल हो गया तो ऊपर क्या करा देना, 1000 से इंटू करा देना, तो ये नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा तैयार होगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो तुल्यांक भार है, याद रखना, ये इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये तुल्यांक भार जो निकाला है यहाँ पर, इस तुल्यांक भार को लाने का कोई और तरीका क्या है, ये जो तुल्यांक भार है, इस तुल्यांक भार को और अपन एक तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होता है, परमाणु भार बटे वैलेंसी फैक्टर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु भार डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो जब भी तुल्यांक भार निकालने जा रहे हैं तो हम लोग को तुल्यांक भार, या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है सर, तो परमाणु भार बटे वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पर से एक नया टर्म आता है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कारक। तो आओ पहले सीखते हैं कि ये तुल्यांक भार कैसे निकलता है। देखो, तुल्यांक भार से पहले हम सीखते हैं वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता कारक क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है संयोजकता कारक क्या है। अब किसी का संयोजकता कारक या फिर वैलेंसी फैक्टर निकालने जा रहे हैं तो दो तीन बातों का यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए,
वैलेंसी फैक्टर जो है वो बेसिकली तीन चीज़ों में निकलता है। एक तो निकलता है किसमें, एसिड में, एक किस में निकलता है बोलो, बेस में, और एक किस में निकलता है बोलो, सॉल्ट में। क्लियर है ना? तीन चीज़ों पर हम इसे निकाल सकते हैं। एसिड में जब निकालते हो तो आप नंबर ऑफ क्या गिनते हैं बोलो, एच प्लस। क्या गिनेंगे, नंबर ऑफ एच प्लस। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। HCl दिया, H2SO4, HNO3, ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे HCl में कितने H प्लस मिल रहे हैं, तो सर इसमें तो एक मिल रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता कारक कितना होगा, एक होगा ना। H2SO4 में देखो कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। HNO3 में कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो जितने भी नंबर ऑफ क्या होते हैं, H प्लस होते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। वैसे ही यदि बेस में निकालें तो बेस में किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ क्या होता है, OH माइनस आयन। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ और उस एग्जाम्पल पे आपको बताना है कि उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। चलो बताओ, पहले का क्या वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ OH एक हो जाएगा, दूसरे का दो हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो जितना भी नंबर ऑफ OH माइनस होता है वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। और एक और आता है तीसरा, सॉल्ट में निकालने के लिए आता है। अब सॉल्ट में वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना, वो या तो नंबर ऑफ धन आयन या नंबर ऑफ क्या लेते हैं बोलो, ऋण आयन लेते हैं। फिर से एक बार, नंबर ऑफ धन आयन या नंबर ऑफ ऋण आयन लेते हैं। समझे नहीं? मतलब जैसे मान लो NaCl है, ये सॉल्ट है। अब इसको तोड़ो पहले। अच्छा, तोड़ना तो आता है ना। जो इधर साइड नीचे में होता है, जो इधर Cl साइड दिखाई दे रहा है, इसको Na साइड चढ़ा दो, और जो ये Na साइड दिख रहा है उसको Cl साइड चढ़ा दो, जितना होगा उसको चढ़ा दो। तो यहाँ तो कुछ नहीं है सर, तो कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो इधर से प्लस चढ़ जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, माइनस चढ़ जाएगा। तो टोटल धन और टोटल ऋण, लेकिन एक काउंट करना है, या तो प्लस को गिनो या निगेटिव को गिनो। फिर से सुनो, या तो प्लस को गिनो या निगेटिव को गिनो। तो प्लस कितना है बताओ, एक है, निगेटिव कितना है, एक है, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर से MgCl2 तो देता और इसको तोड़ते, तो कैसे टूटता बताओ, Mg+2 और ये क्या होता, 2Cl माइनस। देखो टोटल पॉजिटिव यहाँ पर कितना है, +2, और टोटल नेगेटिव कितना है, -2। तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बताइए? अब ऐसे ही जैसे AlCl3 होता, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 यहाँ चढ़ जाएगा और 3Cl माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखें, Al2SO4 ट्राई। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2Al प्लस क्या होगा बोलो, 3 होगा, और 3SO4 क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो टोटल वैलेंसी फैक्टर 2 3 जा कितना हो रहा है, 6, और 3 2 जा कितना हो रहा है, 6। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6। इस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर लाते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर निकालना आ गया समझ में? यस। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी का भी तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे, किसी का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो परमाणु भार बताया है, परमाणु भार डिवाइडेड बाय क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। ये किसी का भी तुल्यांकी भार निकालने का क्या होता है बोलो, फॉर्मूला होता है। अब तुल्यांकी भार मान लीजिए आप लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, किसका, NaOH का तुल्यांकी भार निकालो बोल रहा है। अब इसका तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा सर, देखो NaOH का तो परमाणु भार जानते हो ना, 23 16 और 1, तो कितना होगा, 40। और यहाँ नंबर ऑफ OH माइनस गिनोगे तो कितना है, एक है। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आना है बोलो, 40 आना है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन यदि ऐसा पूछता, एल्यूमिनियम+3, इसका तुल्यांकी भार निकालो, कैसे निकालते, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3, तो ये 9। इसको कटा देंगे तो इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आने से पहले एक बात और जरूर ध्यान में रखें कि ये जो तुल्यांक होता है, और इसी को आप ग्राम तुल्यांक के नाम से जानते हैं, तुल्यांक या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्राम तुल्यांक के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए तीन फॉर्मूले और हैं।
जो आपको काफी दर्द देते हैं। अब इतना दर्द तो हो ही रहा है और दर्द बढ़ते जा रहा है ना, तो थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना। यदि इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले हैं, इसको तुल्यांक बोलूंगा, तो अभी क्या पढ़ के आए हैं बताओ? भार बटे क्या बोला? तुल्यांकी भार। यस या नो? ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला होता है एन इंटू वी लीटर। क्या होता है? एन इंटू वी लीटर, याद रखना। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का, मोल इंटू क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये 3 फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट के जो आपको ध्यान रखने हैं। भार बटे तुल्यांकी भार तो याद रहेगा, नॉर्मलता इंटू वी लीटर और मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसा बनता है, यदि किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आप लोगों को दो मिश्रण दे दिया है और दो मिश्रण को मिलाने की बात कर रहा है। मिलाने की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। तो दोनों के तुल्यांक को आपस में मिला देते हैं। इसके अलावा यदि क्वेश्चन में हमसे अनुमापन बोल रहा है, टाइट्रेशन कह रहा है, तो भी हम दो मिश्रण के इक्विवेलेंट को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो ऐसा होने से पहला फॉर्मूला को यदि इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? W1E1 बराबर क्या होगा? W2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि इस फॉर्मूले को लिखें, ये सेकंड वाले को, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत बार क्वेश्चन आता है, N1V1 बराबर N2V2। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है N1V1 बराबर N2V2 पर, तो ये दो सॉल्यूशन को हम आपस में कब मिलाते हैं? जब टाइट्रेशन, अच्छा, दोनों के इक्विवेलेंट कब मिलाते हैं? जब टाइट्रेशन या दो मिक्सचर को क्या कर रहा होता है? सॉल्व करने की बात कर रहा होता है, तब हम ये फंडा यूज करते हैं। तो आइए फिर इस पर लेकर चलते हैं मनमोहक और सुंदर क्वेश्चन। सुंदर क्वेश्चन। H2SO4 विलयन में 200 ml पानी मिलाते हैं। देखो, मिलाने की बात करें, 3 बातें याद रख लो। जब भी कभी क्वेश्चन में मिलाने की बात कर रहा है, अभिकृत करने की बात कर रहा है, अनुमापन की बात कर रहा है, या फिर बात कर रहा है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की, ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मूला लगता है N1V1 बराबर N2V2 का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस कंडीशन में N1 कितना दे रखा है? यस सर, 2 दे रखा है। V1 कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। लेकिन बात हो रही है ml में मिलाने की, तो हम इस क्वेश्चन को ml में लेकर चलेंगे। N2 हमको निकालना है। अच्छा, पानी कितना मिलाया गया है? 200 ml, तो यहाँ 200 मत रख देना गधे टाइप का। समझ में आ रहा है? अरे 1000 पानी पहले था, 200 ml डाल दिया गया, तो बताओ अब कितना ml हो गया? 1200 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2000 हो गया कि नहीं हो गया बोलो? और ये वाला कितना हो गया? 1200। तो ये से तो ये कट गया सर, तो 20/12 कर दो। 20/12 कर दो तो 12 एकम 12 हो गया। दशमलव कितना हो गया? 8। 8 बचेगा ना भाई साहब? 1.6 समथिंग आएगा इसका आंसर। लेकिन सर आपने तो N2 इक्वल टू 1.6 लाया है ना। लेकिन ये 1.6 हमको नॉर्मलता थोड़ी चाहिए, मोलरता पूछ रहा है। तभी तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में एक और मैसेज मिलेगा। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है? मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। याद रखो रिलेशन को। अब पूछ रहा है मोलरता, तो नॉर्मलता बटे वैलेंसी फैक्टर करोगे ना। तो नॉर्मलता कितना आया है? 1.6। और वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना होगा? देखो 2 होगा, तो इसको कटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8m आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है? चलिए हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, मोल भिन्न। अच्छा, नॉर्मलता, मोलरता और एक याद रखना फॉर्मलता टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद मोल भिन्न ये आता है मोल प्रभाज, इसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखना, दिस अ मोल फ्रैक्शन इंडिकेट बाय x। यदि आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल। सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना, मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल। यदि हम इसको किसी भी ए के रिस्पेक्ट में निकालें,
मान लो कोई सोल्यूशन है, उसमें ए और बी को मिलाया गया बोल रहा है। ए और बी का मोल क्या होगा, एन होगा, और बी का मोल क्या होगा, बी होगा। अब ए और बी को मिलाया गया है, और ए के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, मोल भिन्न निकालेंगे या मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ए का मोल क्या है, एन ए, और टोटल मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। क्या यहां से आंसर आ जाएगा। अब यदि बी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी। अरे क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी का मोल भिन्न निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो याद रखना, सिंपल सा फंडा है। ये क्वेश्चन इस टाइप से क्या किया जाता है, बोलो, पूछा जाता है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, O2 और H2 को मिलाया गया, अरे यस या नो, और इसके सेम मोल मिलाए गए, सेम मोल मिलाया गया बोल रहा है। तो बताओ H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बता सकते हो। हाँ सर बता सकते हैं। अब कैसे निकालोगे बताओ, मोल बटे कुल मोल। तो सेम मोल तो भाई साहब क्या होगा, वो जो सेम मोल है ना, उसको मैं मान लेता हूं, मान लो x। यस या नो। और हमको किसका पूछ रहा है, H2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो H2 के रिस्पेक्ट में यदि मैं निकालूं, H2 के रिस्पेक्ट में निकालूं, x होगा, बोलो यस या नो। इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। तो इसका मोल क्या हो जाएगा, H2 का x, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, 2x। तो x से x कर दिया तो 1/2, आंसर कितना हो गया, 0.5। बोलो यस या नो। इस तरीके से हम मोल भिन्न निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है। तो ध्यान रखना आपको किस बिहाफ पे दे रखा है क्वेश्चन, और याद रखना ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद जो मोललता है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो चौथा हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसी में, फोर्थ है मोललता। ये मोललता क्या होता है, अभी तक हम लीटर लीटर बात कर रहे थे, यस या नो। अभी तक क्या हम लोग क्या कर रहे थे, लीटर लीटर कर रहे थे, लेकिन इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक जो होता है उसमें उपस्थित जो भी विलेय के मोलों की संख्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोललता। क्या कहेंगे, बोलो, मोललता। फॉर्मूला होता है मोल का, बताओ, भार बटे क्या होगा, अणु भार होगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा, मोललता को स्मॉल m से इंडिकेट करना है, तो भार बटे क्या हो जाएगा, ये अणु भार हो गया। और ये विलायक का भार जो होगा वो W और किलोग्राम में रहेगा। और यदि सर मान लीजिए यदि ग्राम में बदल दिया जाए तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा, कोई डाउट वाली तो बात है ही नहीं है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि ये ग्राम में रहा तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे। और याद रखना, ये वो डाटा है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान रखिए, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आप लोगों से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बोलो, इस फॉर्मूले पर बेस्ड पूछे जाते हैं। धन्यवाद।